Good morning, 8th class students. Welcome to your social science class. Myself, Miss Deepthi from DIPS Karolbagh, and in today's lecture, we are going to conclude the SPL chapter, Judiciary and the Role of Police, in which we have read about the judiciary system of India and its work and how it is work in India and why we need the judiciary, as well as we have also read about the what are the main functions of the police, what why we need a police, and the structure of police department, and how the police department investigate and solve the crime in India. And and in today's lecture we are going to read about the role of public prosecutor. Pu- First of all, we should know the meaning of public prosecutor. Public prosecutor is a lawyer who defend the state or its laws. Means पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो वकील है जो कि स्टेट और उसके कानून को आगे से पेश करता है। मीन्स कि ये गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, तो ये ऐसा वकील है। जैसे कि बाकी वकील जो होते हैं वो प्राइवेट वकील होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से वर्क नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के लिए वकील बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, वो क्वालिफिकेशंस को ही हैज़ टू फुलफिल। सो उसको क्या और जब उसको स्टेट अपॉइंट करता है तो वो क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल करनी पड़ती है। एंड ही जो यहाँ पे दी गई है, देन ही हैज़ टू कंडक्ट द ट्रायल विदाउट बाइस। बाइस यानी कि भेदभाव के बिना कि ये अमीर अमीर का लड़का है तो मैं इसका ऐसा करूँगा, ये गरीब है तो इसका ऐसा करूँ, नहीं, उसके मन में कुछ नहीं। उसके लिए क्रिमिनल मीन्स क्रिमिनल ही होता है, होना चाहिए। नंबर टू, he must present the court in order to help he must present all fact evidence and witnesses before the court in order to help the court to give an unbiased judgment. इसका काम ये है कि ये सभी एविडेंस, विटनेसेस, जो सच्चे विटनेसेस हैं और बिल्कुल ट्रुथ एविडेंस है, वो कोर्ट के सामने पेश करे और गलत एविडेंस को क्रॉस, मतलब कि उसको गलत एविडेंस को मना कर बताए कि ये एविडेंस गलत है, और कोर्ट को सही जजमेंट लेने में हेल्प कर सके, जिसमें कोर्ट जो दोषी है उसको दोषी करार दे सके, जो निर्दोष है तो उसको बिना निर्दोष को सजा ना मिले। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए उसको अपना अपना केस को लड़ने का होता है। Accused be defended himself with the help of a lawyer. If he is poor, then the court can appoint lawyer called defense lawyer in to defend him. अब यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है, ठीक है ना। अगर जहाँ पर जिसको क्रिमिनल बनाया गया या फिर जिसको अरेस्ट किया गया है वो उसकी बात आती है तो वो चाहता है तो वकील ले सकता है। अगर वो चाहता है तो वकील ले सकता है, अगर नहीं चाहता और वो अपने केस को खुद लड़ना चाहता है, डिफेंड करना चाहता है अपना आप को, तो वो कोर्ट में इसकी भी इजाज़त दी गई है। इसके अलावा एक चीज और कहा गया है कि अगर मान लो कोई जो एक्यूज है वो पुअर है, ही इज नॉट एबल टू गिव द फी हाई फीस ऑफ एनी एडवोकेट, सो इन दैट केस वो गवर्नमेंट में अपील कर सकता है और फिर कोर्ट उसके लिए वकील अपॉइंट करती है, जिसको वो डिफेंस लॉयर भी बोलते हैं। सो डिफेंस लॉयर कोर्ट करती है क्रिमिनल के लिए अगर वो पुअर है, ठीक है ना। और दोनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इन दोनों में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद आता है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है बिना भेदभाव के, बिना किसी के ऑन द बेसिस ऑफ रेस के, आपका जेंडर, रिलीजन, एनी कोई भी बेस नहीं होना चाहिए। जब भी आपके केस लड़ाई किया जा रहा है उसमें कुछ भी नहीं, आपका जो अगर आपने क्राइम किया है तो क्राइम वो साबित होना चाहिए।
वो साबित करना होता है। तो यहाँ पर फ्री ट्रायल का मतलब है सभी को एक समान, एक नज़र से देखना। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीधी बात बोली गई है कि सभी को फेयर ट्रायल का होना चाहिए। फेयर ट्रायल यानी कि सभी को कानून एक नज़र से देखे और सभी के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए। कानून की नज़रों में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक एक्यूज मतलब कि वो व्यक्ति जिस पे दोष लगाया गया वो तब तक निर्दोष रहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला गया है। अक्यूज इज accused of a crime is innocent until the crime is proved, ये जो लाइन है, and found guilty, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम किसी को क्रिमिनल नहीं कह सकते या तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो उसको गुनाहगार साबित नहीं हो जाता है कोर्ट में। तब तक वो इनोसेंट ही रहता है जब तक कोर्ट उसको जजमेंट नहीं दे देती उसके खिलाफ। तब तक वो इनोसेंट रहता है। Hence, he should be given a fair trial. The witnesses and the public are also present during the trial. Even the witnesses are cross-examined by the lawyers. अब जी ये कोर्ट की जनरल जो प्रोसीडिंग होती है वो डिस्कस की गई है इस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भी जो एक्यूज है उससे तो क्वेश्चनिंग की ही जाती है, उसके अलावा जो विटनेसेस आते हैं उससे दोनों वकील, डिफेंस लॉयर एज वेल एज प्रोसिक्यूटर, दोनों ही वकील जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील होता है और जो डिफेंस लॉयर होता है, दोनों ही विटनेस से क्वेश्चनिंग करते हैं, विटनेस से पूछताछ करते हैं। और इसके अलावा कोर्ट में जज, विटनेसेस, वकील, एक्यूज और पुलिस, इसके अलावा आम जनता भी वहां बैठती है उस प्रोसीडिंग के दौरान और उस प्रोसीडिंग को सुनती भी। तो वो एक थर्ड पार्टी आ जाती है जो कि इस केस को ध्यान से सुनती है और अपने माइंड में रखती है। इसके अलावा जज जो जजमेंट देता है वो वकीलों की बहस पे ही देता है। जो विटनेसेस से बातें करना, अपना विटनेसेस रखना और एविडेंस रखना, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना, इन सब बातों को देखते हुए ही जज अपनी जजमेंट देता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। इंडियन पिनल कोड्स के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉस लिखे अकॉर्डिंग टू दैट लॉ फिर जज उसको पे जजमेंट देता है। तो द जज में अवार्ड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्राइम। जिस तरह का क्राइम किया होगा उस हिसाब की उसकी पनिशमेंट होती है। अगर मान लो क्राइम बहुत मतलब कि चोरी डकैती का, तो उसको पनिशमेंट जेल जूल दे देते हैं। इफ़ द क्राइम इज़ वेरी मतलब कि मर्डर केस है या फिर, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट का आ जाता है, ठीक है ना। और अगर ये देखा जाता है कि भी उसकी क्राइम कितना बड़ा क्राइम किया है, जिसके अकॉर्डिंग उसको जजमेंट दी जाती है। अब यहाँ पे समटाइम डेथ सेंटेंसेस और लाइफ इम्प्रिजमेंट इज गिवन। डेथ इंटेंसेस का मतलब सेंटेंसेस का मतलब होता है फांसी की सज़ा दे देना, और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद का दे देना। ये दोनों केसेस जो हो तब दिया जाता है जब उसकी क्राइम बहुत ही भयानक हो, बहुत ही बड़ा कोई क्राइम किया हो जिसमें लोगों को बहुत हानि हुई हो। तो ऐसे टाइम पर ही उसी व्यक्ति को ही ये पनिशमेंट दी जाती है। इसमें एक और चीज है, द पनिशमेंट इज गिवन इन बाय द लोअर कोर्ट, ही कैन अपील द हायर कोर्ट। इफ ही इज नॉट also not satisfied by the high court, then he appeal in the supreme court. Finally the appeal of pardon can be made to the president. भाई ये है प्रोसीडिंग। अगर मान लो लोअर कोर्ट्स में जजमेंट दी है किसी एक्यूज को, उसको पनिशमेंट मिल जाती है कि भी आपको मान लो 7 साल की सज़ा मिल गई है, और ही इज़ नॉट सेटिस्फाई, कहता नहीं जी मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो वो हाई कोर्ट में जाता है। फिर हाई कोर्ट की जजमेंट
हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की जजमेंट को अपने माइंड में रखकर सारा काम दोबारा से प्रोसीडिंग उसी ढंग से जजमेंट सारा वकील लड़ाई की बहस होती है, विटनेसेस रखे जाए, सब कुछ फिर वैसा होता है। फिर हाई कोर्ट अपनी जजमेंट देता है। हाई कोर्ट जब अपनी जजमेंट देता है, मान लो फिर उस पे भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम सुप्रीम कोर्ट में लगा देते हैं अपनी एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहीं पर भी हम अपनी एप्लीकेशन पनिशमेंट को कम करने या उस पनिशमेंट को ख़त्म के रिगार्डिंग नहीं कर सकते। स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि भी जिसमें हम प्रेसिडेंट के पास में एप्लीकेशन डाल देते हैं, जिसमें कि वो सज़ा माफ़ी करने के लिए। तो वो केसेस बहुत कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं, जो जिसमें कि प्रेसिडेंट को अपील की जाती है कि या तो सज़ा माफ़ कर दी जाए या फिर सज़ा को थोड़ा कम कर दिया जाए, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस में केसेस में ही इस प्रेसिडेंट की तरफ कोई जाने का करता है। तो ये सारी प्रोसीडिंग है हमारी जिस जुडिशरी की, और ये फेयर ट्रायल की बात की गई है। इससे ये पता लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि भी हर एक सिटीजन को फेयर मतलब कि जजमेंट तो मिले और न्याय मिले सबको, न्याय सभी को मिले, और इस न्याय के बीच में किसी के साथ में भेदभाव ना हो सके। ठीक है ना बच्चा, ये ना कोई सोच सके कि भी न्याय तो सिर्फ अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जजमेंट सभी को मिलती है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब आपके लास्ट में ये दिया गया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट के जो हम लोग कहते हैं ना पूरा सिस्टम है, वो ऐसा है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आपका हाई कोर्ट्स आते हैं। देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं। देन उसके सबॉर्डिनेट जज क्लास 1 आता है। फिर सबॉर्डिनेट जज क्लास 2 आता है। एंड देन द स्मॉल कोर्ट्स केसेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज और द मुंसिफ कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सब जज इन क्लास 3 में आता है। तो इसमें ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है इंडिया का। इसके ऐसे हमारी जुडिशरी वर्क करती है ये ठीक है ना। तो ये सो दिस वाज द चैप्टर, and in next lecture we are going to discuss the back exercise of this chapter. Till then, take care, bye, see you soon.